नमस्कार दोस्तों। इंटेंस एंकरिंग मास्टर क्लास की क्लास नंबर 2 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम गिरीश शर्मा है और आज की क्लास में हम बात करेंगे साइकोलॉजी ऑफ ऑडियंस की। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि ऑडियंस की साइकोलॉजी, बिकॉज यू हैव टू बी अ साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो टू बी एन एंकर, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ द ऑडियंस की ऑडियंस आपको क्यों लाइक करे, क्यों सुने और आपके साथ क्यों पार्टिसिपेट करे। ऑडियंस की साइकोलॉजी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी स्टेज से में आने से पहले जो उनके माइंड में इमेज रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उन्हें ये पता रहेगा कि जो कलाकार है वो एक टेलीविज़न का सेलिब्रिटी है या फिर एक वो टेलीविज़न का एंकर है या फिर वो एक बॉलीवुड का एंकर है, तो आप कुछ भी बक बक करेंगे तो वो आपको सुनेंगे। उनको ये लगता है कि नहीं, ये जो बोल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जब उनको लगता है कि ये कोई एक बडिंग आर्टिस्ट है, बडिंग एंकर है, तो वो आपको डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि नहीं, इसको नॉलेज अच्छी नहीं है। चाहे भले कितनी भी नॉलेज है तो वो आपको बोलेंगे नहीं 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 नहीं, किसी भी तरह के जोक्स नहीं बोलने हैं, ऑडियंस को कुछ बुरा नहीं लगना चाहिए, आपको कोई भी ऐसी बात नहीं बोलनी है जिससे कि उनको थोड़ा सा इंसल्ट फील हो। अरे भाई, मेरे को पता है इस फील्ड का, मेरे को इस चीज़ की जानकारी है। तो कहाँ वो आपको लाइक करें और कहाँ वो आपको डोमिनेट करें, ये दो फैक्टर आपकी स्टेज में आने से पहले ही जो आपकी इमेज रहती है उस पर डिपेंड करता है। सो उस इमेज पर आप कैसे काम कर सकते हैं, अपने कुछ एक्सपीरियंसेस के थ्रू बताना चाहूँगा कि जब मैं कहीं पर ऐसे शो करने जाता था एक नॉर्मल नॉमिनल अमाउंट के साथ, तो लोग मेरे से बड़ी बदतमीज़ी से बात करते थे, बड़ी बदतमीज़ी से बात करते थे। मतलब हाँ, तू तड़ा करके। और परफॉर्मर में वैसे ही था, बट मुझे उतना टाइम भी नहीं देते थे स्टेज पर और मुझे सुनते भी नहीं थे उतना। हालांकि जब मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करता था तो उसके बाद सुनना शुरू कर देते थे। तो उसके बाद मैंने ये बोल दिया कि नहीं, अगर गिरीश शर्मा परफॉर्म करेंगे तो वो इतने, फॉर एग्जांपल वो 70,000 रुपया ही चार्ज करेंगे, अदरवाइज वो नहीं शो करेंगे। इसके नुकसान भी हैं। नुकसान इस तरीके से है कि आपके नंबर ऑफ़ शोज़ कम हो जाएंगे या आपको नंबर ऑफ़ शोज़ थोड़े कम मिलेंगे। एक कुत्ता बाहर भौंक रहा है, मैं जब भी वीडियो बनाने लगता हूँ मुझे लगता है कि मुझे उस डॉग को भी इस वीडियो में ले आना चाहिए। वो मेरे पूरे मूड की ना माँ बहन एक कर देता है। एनीवे, चलते हैं पॉइंट पर। तो पॉइंट ये है कि आपको अपनी इमेज बनवानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो उसके लिए एक चीज़ तो होता है कि आप एक अच्छे ब्रांडेड बजट के साथ जब आप काम करते हैं तो तब लोगों को लगता है कि हाँ भाई, आप एक अच्छे कलाकार हैं। दूसरी चीज़, किसी भी तरीके से आपका कोई शो रील चले, आपके कुछ फ़ोटोज़ चले एलईडी स्क्रीन पर, या कोई दूसरी शख्सियत आपका इंट्रोडक्शन करे, या फिर आप खुद ही बैक स्टेज से ही अपना खुद का इंट्रोडक्शन कर दो आवाज़ बदल के। जब कोई दूसरा बंदा आपको इंट्रोड्यूस करता है तो कहीं ना कहीं उस चीज़ से तवज्जो बढ़ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, हम एंकर लोगों का क्या होता है कि हम सिंगर को इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके बारे में पूरी बातें बताते हैं, डांसर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, लेकिन हमें कोई इंट्रोड्यूस नहीं करता। तो जो शुरुआती दौर पर जो अटेंशन मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती और इसके लिए काफ़ी दिक्कत का सामना भी करना पड़ता है। तो इसके लिए या तो आपका कोई वीडियो चले, कोई शो रील चले, कोई प्रेजेंटेशन चले, कोई प्रोफाइल आपका एलईडी स्क्रीन पर आए, या फिर कोई फ्रॉम द फैमिली मेम्बर्स ओनली आपको इंट्रोड्यूस करें अगर पॉसिबल हो सके तो ये रही चीज़। तो एक जो आपके स्टेज में आने से पहले जो इमेज की बात है, जिस इमेज पर ऑडियंस की जो एक साइकोलॉजी या मनोविज्ञान काम करता है। अब ऑडियंस साइकोलॉजी, ऑडियंस मनोविज्ञान का जो दूसरा फैक्टर है वो है फर्स्ट इम्प्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप किसी फिल्म का ट्रेलर जब आप देखते हैं तो आप ट्रेलर देखकर ही ये डिसाइड कर लेते हैं कि ये फिल्म मैं थिएटर में देखने जाऊंगा या फिर मैं नहीं देखने जाऊंगा। इतना ही नहीं, आप ये भी डिसाइड कर लेते हैं कि ये फिल्म ब्लॉकबस्टर होगी या नहीं होगी, स्क्रीन पे चलेगी या नहीं चलेगी।
तो जो फर्स्ट व्यू होता है ना, फर्स्ट व्यू, क्योंकि एक जो न्यूरो साइंस होती है, मतलब हमारे माइंड में न्यूरॉन्स होते हैं, तो वो न्यूरॉन्स एक केमिकल रिएक्शन करते हैं जिससे कि वो हमारे माइंड को एक्टिवेट करते हैं कि हमें इस शख्सियत को सुनना चाहिए या नहीं सुनना चाहिए। तो वो अपने आप ही, इंसान को खुद भी नहीं पता चलता, लेकिन उसका जो माइंड है वो अपने आप ही ये डिसीजन ले लेता है कि मेरे को इस इंसान को सुनना चाहिए या नहीं सुनना चाहिए। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि जो इवेंट आपका रहता है, इट इज़ जस्ट फॉर 3 मिनट ओनली। चाहे आप 3 घंटे का भी इवेंट कर रहे हो, जो असली गेम है वो सिर्फ 3 मिनट का है। कौन से 3 मिनट? जो आपके पहले 3 मिनट है। अगर आपकी पहले 3 मिनट फ्लॉप हो गए ना, तो बहुत ही एड़ी चोटी का आपको जोर लगाना पड़ता है अपने शो को सक्सेसफुल करने के लिए। तो जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में यह आपको सारे ज्ञान भी दिए हैं इसके बारे में, कि कभी भी सामने ना नज़र आए, हमेशा छुपे रहें। आप ऑडियंस को जब तक स्टेज पर नहीं दिखेंगे उससे पहले कभी नहीं दिखने चाहिए। तो पहले 3 मिनट में बहुत सारे लोग अपनी अच्छी चीज़ें हमेशा बचा के रखते हैं और सोचते हैं कि मैं बाद में बोलूँगा, लास्ट में बोलूँगा, ये सारी चीज़ें। जो भी आपका अपना बेस्ट है ना, जो भी आपका अपना बेस्ट है, जैसे आप बड़े बड़े सिंगर्स को देखेंगे जब भी वो स्टेज पर आते हैं, तो जो उनका सबसे मोस्ट पॉपुलर गाना होता है ना, जैसे मेरे या चन्ना मेरे या, तो वो उन्हीं गानों को, जो उनका सबसे पॉपुलर, अभी मैं दर्शन रावल जी के साथ मैंने एक शो किया था, तो चौगाड़ा तारा, तो उसी गाने के साथ उन्होंने एंट्री की थी। तो जो भी उनका सबसे बेस्ट है वो पहले 3 मिनट में आपको करना होता है। अगर पहले 3 मिनट आपके फ्लॉप हो गए तो सॉरी टू से, तब कुछ अनबिलीवेबल मैजिक ही अगर हो सके वो आपके शो को बचा सकता है, क्योंकि उस 3 मिनट में ऑडियंस ने आपकी इमेज डिसाइड कर ली है बॉस, कि ये अच्छा एंकर है, गुड एंकर है, बेस्ट एंकर है और सुपर बेस्ट एंकर है। लेकिन अगर आपने पहले 3 मिनट में धमाका मचा दिया, पहले 3 मिनट में ही आग लगा दी, तो फिर भले ही उसके बाद वो शो थोड़ा सा फ्लॉप हो जाए बिकॉज ऑफ द अदर रीजंस, फॉर एग्जांपल नॉट हैविंग अ गुड साउंड, हैविंग सो मैनी परफॉर्मेंसेस, बहुत ही फॉर्मल चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाए, इसका सम्मान कर रहे हैं, उसको स्टैचू दे रहे हैं, उसको ट्रॉफी दे रहे हैं, इसको स्टेज पर बुला रहे हैं, उसको स्टेज पर बुला रहे हैं, इससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाए। लेकिन लोग जब शो ख़त्म होगा, लोग आपको ज़रूर बोलेंगे कि नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका शो देखकर। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले 3 मिनट में ये डिसाइड कर लिया होता है। सो बहुत बार ऐसे संगीत की अगर बात करें, इंडियन वेडिंग संगीत की, क्योंकि 90% शोज़ इंडिया में वेडिंग संगीत ही होते हैं, तो बाद में क्या होता है, 25-25 ऐसी परफॉर्मेंसेस भरी पड़ी रहती हैं। ये मेरी चाची को तो बुला दो, मेरी बुआ को तो बुला दो, मेरी बुआ की जो बेटी है ना पिंकी, बेबी डॉल पे डांस करेगी, ग्रीष्टी जरा उसको जरा स्टेज पे बुला लो। अब आप कुछ कर नहीं सकते, कभी उनको बुलाना, ये सब चीज़ें आपको करनी, और आपका शो फ्लॉप हो रहा होता है। लेकिन मैंने ये देखा है कि अगर मैंने पहले 3 मिनट को में स्टेज को खा लिया ना, तो जब शो ख़त्म हो जाता है तो लोग मुझे बोलते हैं कि आपका परफॉर्मेंस हमें बहुत अच्छा लगा। एंड आई एम लाइक, मैंने तो परफॉर्म ही नहीं किया, तो इनको अच्छा कहाँ से लगा? कहते नहीं, वो जो आप शुरुआत में जो आप आए थे ना, और आपने बिल्कुल वो गणपति जी के जो मंत्र बोले थे, शुमुकश्य कदंतश्य कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विक्टो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानने द्वादशे तानि नमानि या पठे च क्षीर्ण यादपि। जी हाँ, गणपति जी के नाम के साथ ही करते हैं आज के शो का आगाज़। तो कहते जो आपने शुरुआत में जो वो बोला था वो हमें बहुत ही अच्छा लगा। सो योर फर्स्ट 3 मिनट्स आर एवरीथिंग। सेकंड चीज़ जो मैंने आपको ऑडियंस की साइकोलॉजी में बताई, कि आपकी स्टेज पर आने से पहले जो इमेज है उससे भी वो डिसाइड करते हैं वो आपको सुने या ना सुने। तीसरी चीज़ जिससे ऑडियंस को ये लगता है कि मैं इससे कनेक्ट हूँ या ना कनेक्ट हूँ, वो है रिलेटेबल। यानी कि ज़रा सलमान खान को देखिए, लोग सलमान खान की फिल्मों को बिल्कुल लाइक नहीं करते हैं, लेकिन लोग सलमान खान को लाइक करते हैं, सलमान खान की पर्सनैलिटी लाइक करते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि ये तो मेरे जैसे ही है, ये तो मेरे ही जैसा है, बिल्कुल मेरी जैसी बातें करता है, मेरी जैसी चीज़ें ये करता है। तो आपको रिलेटेबल ओरिजिनल कंटेंट खोजना है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको उनके साथ ये चीज़ें खोजनी है कि उनका और आपका क्या कनेक्शन है,
ओरिजिनल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप मारवाड़ी शादी में रिलेटेबल, उनसे रिलेट करना है उनके कोर चीज़ों पे जा करके, कि मारवाड़ी शादी कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं कि वैसे तो मेरा नाम शर्मा है, मैं गिरीश शर्मा हूँ, मैं ब्राह्मण पैदा हुआ हूँ, लेकिन मैं मारवाड़ी हो गया हूँ, मेरा पूरा खून मारवाड़ी का हो गया है, क्योंकि मारवाड़ी लोगों के शोज़ में इतने पैसे मुझे मिलते हैं, और ये पैसों की रोज़ी रोटी खाते खाते मेरे अंदर भी मारवाड़ी ब्लड आ गया है। और मैं यहाँ कानपुर में आज पहली बार आया हूँ, और मैं आपको सच बताऊँ कि मेरी जो बुआ है वो कानपुर की ही है। सो ये मेरा अपना खुद का ही शहर है। और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपके शो में नहीं, मैं अपने बुआ के घर में आया हूँ। रिलेटेबल कंटेंट, जब आप उनको किसी भी लेवल में आके रिलेट कर पाते हैं तो उनको एकदम से बहुत ही अच्छा लगने लग जाता है। बिल्कुल आंटी जी, आपको देख के मुझे मेरी चाची की याद आ गई है। यकीन मानिए मेरी चाची भी इतनी खूबसूरत लगती हैं जितनी आप लगती हैं। वाह। यकीन मानिए आज जब मैंने दादी जी को देखा तो मुझे अपनी दादी जी की याद आ गई, क्योंकि जितनी शालीनता हमारी दादी जी में है उतनी ही शालीनता मुझे मेरी अपनी खुद की दादी जी में भी याद आती थी। तो आज मैं आपके पाँव छूना चाहूँगा। बस आपने दादी के पाँव छुए, ऑडियंस ने आपको आशीर्वाद दे दिया। सो 3 पॉइंट साइकोलॉजी में आज आपने समझे। पहला चीज़ कि आपके आने से पहले आपको अपनी इमेज का बिल्डअप करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़, जो कुछ भी है वो आपके पहले 3 मिनट ही हैं, क्योंकि उसके बाद 50 आ, वो वर्ड बोल नहीं सकते, बट सी से जो शुरू होता है वो शोज़ में होते हैं। और तीसरी चीज़, रिलेटेबल कंटेंट, यानी आपको उनकी और अपनी कॉमन चीज़ें खोजनी है। ओरिजिनल करने की कोशिश करें, ओरिजिनल ना हो तो थोड़े से आप बिल्डअप भी कर सकते हैं। तो जब आप रिलेटेबल कंटेंट खोजते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपसे फिर कनेक्ट हो जाते हैं। सो ये था मेरा मनोविज्ञान के ऊपर, ऑडियंस साइकोलॉजी के ऊपर वीडियो नंबर 2। आपको ये कैसा लगा, और कमेंट में मुझे ये भी लिख करके बताइएगा कि आपका आज तक का बेस्ट शो कौन सा था और क्यों। मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा। वेल, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं क्लास नंबर 3 में एक और नई नॉलेज के साथ, एंकरिंग नॉलेज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।